हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी टॉप 50 इकोनॉमिक क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका सेट थर्ड आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी के दो पार्ट्स ऑलरेडी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड हैं। अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड पूछा गया है, कब लॉन्च करी गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 7th 5 ईयर प्लान में जवाहर रोजगार योजना को लॉन्च किया गया था। अगर ये जो हमारी प्लान रहेगा 5 ईयर प्लान रहेगा या फिर जो जवाहर रोजगार योजना है, इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करते हैं तो जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को लॉन्च करी गई थी। मर्जर के बाद दो आपकी प्रोग्राम रहेंगे जिनको मर्ज करके जवाहर रोजगार योजना को सेटअप किया गया, लॉन्च किया गया। कौन कौन सी प्रोग्राम रहेंगे? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को मर्ज करके लॉन्च किया गया था। राजीव गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उनके द्वारा फाउंड किया गया था योजनाओं को। जो मेन ऑब्जेक्टिव रखा गया था इस योजना का वो रखा गया था एडिशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में प्रोवाइड करना, जिससे कि जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको कम किया जा सके। इसमें जो रिजर्वेशन रखा गया था महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए, वो रखा गया था 30%। बाद में जो ये योजना रहेगी इसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया, रीस्ट्रक्चर्ड कर दिया गया, इसका नाम बदला गया, जिसको संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जाना जाने लगा। तो ये जो जवाहर रोजगार योजना थी उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, 9th 5 ईयर प्लान इन इंडिया कवर्स द पीरियड ऑफ। तो भारत में जो 9वीं पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया गया था उसकी अवधि क्या थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। 1997 से लेके 2002 तक टाइम पीरियड था 9th 5 ईयर प्लान का। अगर 9th 5 ईयर प्लान की हम बात करें तो 9th 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने 1997 में, जिसका मेन फोकस रखा गया था ग्रोथ सोशल जस्टिस के साथ। इसमें जो एम रखा गया था वो रखा गया था प्राइवेट सेक्टर और इंडिया इन्वेस्टमेंट, इंडियंस में जो नेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट थी और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा देना। जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उन्होंने पार्टनरशिप करी थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, उसको बढ़ाया गया था। इसमें जो एग्रीकल्चर है और जो रूरल डेवलपमेंट था उस पर भी फोकस किया गया था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी कम करना, गरीबी कम करना, ये भी इंपॉर्टेंट टारगेट्स में थे 9th 5 ईयर प्लान के। इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था वो 6.5% रखा गया था, लेकिन हमने जो अचीव किया था वो किया था 5.4%। तो ये आपका जो 5 ईयर प्लान था ये आपका अनसक्सेसफुल रहा था क्योंकि हम अचीव नहीं कर पाए थे टारगेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दी देन फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जब एलपीजी मॉडल को ऑफ डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनमोहन सिंह आपके उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। आप सभी को पता होगा 1991 का जो टाइम पीरियड था उसमें जो फॉरेन वैल्यू बची थी इंडिया के पास वो काफ़ी कम रह गई थी। इंडिया के पास 15-20 दिन का ही फॉरेन एक्सचेंज बचा था। तो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और इनके द्वारा ही जो एलपीजी मॉडल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और इंडिया को रिसेशन से बचाने में उस टाइम पे काफ़ी बड़ा योगदान था मनमोहन सिंह का। अगर हम एलपीजी मॉडल की बात करें तो एलपीजी मॉडल को एक बार समझते हैं। एलपीजी की सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो एलपीजी मॉडल की फुल फॉर्म थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या किस चीज पे एम्फसाइज किया गया था, फोकस रखा गया था? तो इसका जो बिगर रोल था वो था प्राइवेट सेक्टर्स पे। ये जो रिफॉर्म था जिसमें फोकस किया गया था इंडियन इकोनॉमी को जो सोवियत मॉडल से मार्केट इकोनॉमी बनाना, इसमें जो ओपन इकोनॉमी थी उसकी तरफ इंडिया ने कदम बढ़ाया था।
और जो गवर्नमेंट कंट्रोल था और जो मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उनको बढ़ाया गया था। इसमें जो एम रखा गया था रिजॉल्व करने के लिए जो पेमेंट क्राइसिस चल रहे थे उसको बैलेंस किया जाए और जो इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे पास बहुत कम रह गया था उसको बढ़ाया जा सके, और जो इसमें इंटरनेशनल ट्रेड थी उसको अलाउ किया गया था गुड्स की, सर्विसेज की और कैपिटल की। इससे पहले क्या था, इंडिया जो था वो अपनी ही चीजें बनाता था और अपना ही यूज करता था, लेकिन जो एलपीजी मॉडल लाया गया था इसके बाद जो इंटरनेशनल ट्रेड्स थी गुड्स की, सर्विसेज की, कैपिटल की, उनको इंटरनेशनली खोल दिया गया था, अलाउ कर दिया गया था। तो ये एक बहुत अच्छा कदम लिया गया था इंडिया की डेवलपमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, उसमें लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कौन है, तो वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक भी है इंडिया का। प्राइस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, तो प्राइस थ्योरी जो है, मूल्य सिद्धांत जो है, उसको और किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमी भी बोला जाता है प्राइस थ्योरी को। प्राइस थ्योरी जो होती है आपकी, ये डिफरेंट टाइप्स की होती है, जो कि आपकी कॉस्ट बेस्ड होती है, डिमांड बेस्ड होती है और कंपटीशन बेस्ड होती है। जो लुइस पैसलर रहेंगे, इनको फादर ऑफ मॉडर्न प्राइसिंग थ्योरी बोला जाता है। ये जो कंसर्न रहेगा, जो प्राइस थ्योरी थी उसका जो मेन कंसर्न था वो था इकोनॉमिक बिहेवियर, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और रिसोर्स ओनर्स का। जो ये आपकी रहेगी, इसमें जो प्राइस था गुड्स का, सर्विसेज का, ये बेस होता है आपका रिलेशन जो होता है बिटवीन सप्लायर्स के रिलेशन और जो डिमांड का रिलेशन चल रहा है। आप सबको पता है कि जो प्राइस थ्योरी होती है या किसी भी चीज का प्राइस जो होता है, गुड्स का हो गया, सर्विसेज का हो गया, वो किस चीज पे डिपेंड होता है, तो सप्लाई और डिमांड जो है, मार्केट में कितनी सप्लाई है चीज की और मार्केट में कितनी डिमांड है, उस पे बेस होता है आपका किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस। तो वही चीज आपकी इससे रिलेटेड हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो जब हम नेशनल इनकम जो है, जो हमारे देश की नेशनल इनकम है, उसको साइज ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलता है, पर कैपिटा इनकम आपकी निकलती है, तो उसको पर कैपिटा इनकम बोला जाता है। द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ, तो जो पहला 5 ईयर प्लान रहेगा वो कौन से मॉडल पे बेस्ड था। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम बहुत बार कवर कर चुके हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मॉडल और सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल एग्जाम्स में बहुत रिपीट होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरत-डोमार मॉडल। स्टार्टिंग के जो हमारे 5 ईयर प्लान्स थे उनके मॉडल्स को कवर करते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मॉडल था हेरत-डोमार मॉडल। सेकंड 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था। थर्ड 5 ईयर प्लान आपका सुकुमोई चक्रवर्ती और प्रोफेसर जॉन सैंडी जो मॉडल था उस पे बेस्ड था। फोर्थ 5 ईयर प्लान अशोक रुद्र मेनन मॉडल पे बेस्ड था और फिफ्थ 5 ईयर प्लान डीपी धर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। तो ये टोटल 5 ईयर प्लान से स्टार्टिंग के हमारे मॉडल्स आपको याद रखने हैं। When too much money is chasing too few goods, this situation is called। तो आप सिंपल चीज समझ ले कि जो सप्लाई है वो कम है लेकिन डिमांड जो है वो हाई है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो प्राइस होते हैं, क्योंकि क्या सप्लाई तो कम है लेकिन डिमांड हाई है, तो उस कारण की वजह से जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, तो उसको ही इन्फ्लेशन बोला जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आसियान। तो आसियान जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी पूर्ण रूप क्या है, तो इसमें ऑप्शन ए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी आपकी आसियान। अगर आसियान की हम बात करें तो आसियान ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था 5 फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा थाईलैंड बैंकॉक में। कब किया गया था, 1967 में। उसके बाद 1984 में जो ब्रूनी कंट्री है उसने ज्वाइन किया, 6th कंट्री बनी थी। 1997 में वियतनाम एंटर किया। 1999 में कंबोडिया ने भी आसियान को ज्वाइन कर लिया। 1997 में लाओस और म्यांमार के द्वारा ज्वाइन किया गया। 1976 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 1976 में जो मेंबर्स थे उन्होंने साइन किया था एक ट्रीटी को, जो कि रेस्पॉन्सिबल थी आपकी, रिलेटेड थी सॉलिडेरिटी से रिलेटेड, बिल्डिंग पीस से रिलेटेड, फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन से रिलेटेड। तो ये ट्रीटी साइन करी गई थी 1976 में। इसमें प्रेजेंट टाइम में 10 मेंबर कंट्रीज हैं आसियान में, जिसमें ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल रहेंगे।
तो मेंबर कंट्रीज भी इसमें आपसे पूछी जाती हैं। जैसे इंडिया पूछ लिया जाता है आपसे कि इंडिया मेंबर है आसियान का या फिर नहीं, तो उसमें आपका नहीं रहेगा। कभी चाइना पूछ लिया जाता है, कभी बांग्लादेश आ जाता है, कभी श्रीलंका आ जाता है। तो मेंबर कंट्रीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज सजेस्टेड आ टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर, तो किसके द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि जो एक्सपेंडिचर जो है, जो खर्चा होता है, उस पे भी टैक्स लगाया जाए। तो ये दिया गया था कैल्डर के द्वारा। अंडर विच 5 ईयर प्लान ब्लू रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया, ब्लू रिवॉल्यूशन जब आया था तो कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो वो था आपका 7th 5 ईयर प्लान। अगर हम बात करें 5 ईयर प्लान की, ब्लू रिवॉल्यूशन की पहले बात करते हैं, तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो था, इसको नील के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू को हम नीला बोलते हैं, तो नीली क्रांति मिशन भी इसको बोला जाता है। ये जो रिवॉल्यूशन था, ये लॉन्च किया गया था डॉक्टर हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्ण सेन के द्वारा। जो ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम लाई गई थी, इसको अडॉप्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 7th 5 ईयर प्लान में। 1985 से 1990 का टाइम पीरियड रहेगा। किसके अंडर था, तो फिश फार्मिंग डेवलपमेंट एजेंसी के अंडर। जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और प्रमोशन फिशरीज को, जिससे कि डबल जो है फार्मर्स की इनकम को किया जा सके। ब्लू रिवॉल्यूशन आपका फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड था। वन ऑफ द इसेंशियल कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, एकाधिकार प्रतियोगिता जो होती है, जिसमें मतलब जो प्रोडक्शन बनाया जा रहा है वो एक ही कंपनी के द्वारा, एक उसका और कोई कंपटीशन नहीं है उस चीज के प्रोडक्शन में। जब किसी कंपनी का और कोई प्रोडक्शन नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता, तो उसको मोनोपोली बोला जाता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इसेंशियल कंडीशन होती है वो होती है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब एक जो प्रोडक्ट होता है, अगर वो सिर्फ एक कंपनी ही बना रही है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको मोनोपोली कंपटीशन बोल दिया जाएगा। व्हाट इज द करेंसी ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड की मुद्रा क्या है, तो ये आपकी यूरो हो जाएगी। अगर बाकी कंट्रीज की करेंसी की हम बात करें, जापान की येन रहेगी, इजराइल की शेकेल है, ईरान की रियाल, हंगरी की फोरेंट रहेगी, इटली की यूरो, अल्जीरिया की दिनार रहेगी, अर्जेंटीना की पैसो, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, बांग्लादेश की टाका। निफ्टी इज एसोसिएटेड विद, तो निफ्टी किससे संबंधित है, तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा। जो एनएसई का इंडेक्स रहेगा निफ्टी, इसमें आपका निफ्टी 50 आता है, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी बैंक्स हो गए, ये सब आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है। दी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड एट, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है, तो यह आपको मिलेगा मुंबई में लोकेटेड है। अगर पोर्ट्स की बात करें, कोची पोर्ट केरला में है, पैराडिप पोर्ट है उड़ीसा में, इन्नौर पोर्ट तमिलनाडु में, कोलकाता पोर्ट है वेस्ट बंगाल का, कांडला पोर्ट गुजरात में, मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में, और तुतीकोरिन पोर्ट रहेगा तमिलनाडु में लोकेटेड। डियर मनी मीन्स व्हाट, डियर मनी का क्या मतलब होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जब होता है उसको डियर मनी बोला जाता है। WTO वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 में। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करी जाए, ये 1944 में एस्टैब्लिश हुआ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 1948 में एस्टैब्लिश किया गया। नाटो जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में एस्टैब्लिश हुआ। ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये 1960 में एस्टैब्लिश हुआ। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में एस्टैब्लिश हुई। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट को 1961 में एस्टैब्लिश किया गया था। बुल एंड बियर आर रिलेटेड टू विच कॉमर्शियल एक्टिविटी, तो जैसे अभी हमने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड निफ्टी कवर किया था, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही आपका बुल और बियर भी रहता है। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है ये इंटरनेशनल डे जो ऑब्जर्व किया जाता है, ये कौन सी डेट को किया जाता है, तो 17 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर डेज की कुछ बात करें तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे होता है 15 जुलाई को, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को, वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर को, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को, और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है 11 जुलाई को।
विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज सच विच डज नॉट कॉज अ राइज इन प्राइस। तो कौन सा टैक्स होता है जिसमें जो प्राइस होता है वो नहीं बढ़ता? तो इसमें हमारा इनकम टैक्स हो जाएगा। इनकम टैक्स जो होता है उससे किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो नहीं बढ़ता। बाकी इंपोर्ट ड्यूटी अगर किसी प्रोडक्ट पे लगाई जा रही है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, ऑक्टोरियो से भी बढ़ जाता है आपका, और जो सेल्स टैक्स होता है उससे भी प्राइस जो होता है प्रोडक्ट का वो बढ़ जाता है। व्हेन द टोटल प्रोडक्ट राइजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट देन, तो अगर जो टोटल प्रोडक्ट है वो राइज हो रहा है आपका इंक्रीजिंग रेट पे, तो क्या होता है इसमें हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो भी राइज हो जाता है। द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी डेफिनेशन इंडिया में क्या है? तो वो होती है इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स एंड इक्विपमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट की जाती है इंडस्ट्रीज के द्वारा मशीन्स पे और इक्विपमेंट पे, उनके बेसिस पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन किया जाता है। अगर 1 करोड़ रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट की गई है मशीन्स और इक्विपमेंट पे इंडस्ट्री के द्वारा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो वो आपकी लार्ज स्केल में आती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मीन्स आर रिडक्शन इन, तो इकोनॉमीज जो है स्केल, उसका क्या मतलब होता है? रिडक्शन में किस चीज के रिडक्शन से रिलेटेड हो जाएगा? तो यूनिट कॉस्ट जो है प्रोडक्शन का वो आपका रिड्यूस हो जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी इज रिलेटेड विद, जो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी होती है वो किस चीज से रिलेटेड होती है? तो ये आपकी एक्सचेंज रेट से रिलेटेड होती है। नॉलेज, टेक्निकल स्किल, एजुकेशन ईटीसी इन इकोनॉमिक्स आर रिगार्डेड एज, तो नॉलेज, टेक्नोलॉजिकल स्किल और एजुकेशन क्या होती है इकोनॉमिक्स में? ये होती हैं ह्यूमन कैपिटल होती है। ऑल ऑफ द गुड्स विच आर स्कार्स एंड लिमिटेड इन सप्लाई आर कॉल्ड, तो जितने भी गुड्स स्कार्स कम ही होती है जिनकी या लिमिटेड होते हैं सप्लाई में, तो उसको क्या बोला जाता है? वो आपके इकोनॉमिक गुड्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेटर मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो होती है, हमारी जो इकोनॉमी डेवलप हो रही है उसका सबसे जो बेटर मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? तो पर कैपिटा इनकम अगर आप किसी कंट्री की देखेंगे तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है कंट्री की वो क्या है। फॉरेन करेंसी विच हैज अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड, तो जो फॉरेन करेंसी जिसकी एक क्विक टेंडेंसी होती है माइग्रेशन की, वो कैसी करेंसी होती है? वो आपकी हॉट करेंसी होती है। डिमांड कर्व फॉर अ गिवन गुड इज, तो जो गिवन गुड्स होते हैं उसमें जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है? अपवर्ड होता है, डाउनफॉल होता है, पैरेलल होता है। तो क्या होता है उसमें? अपवर्ड राइजिंग होता है। हमेशा आप याद रखें कि जो गिवन गुड्स होते हैं उसमें जो डिमांड कर्व होगा वो आपको हमेशा अपवर्ड राइजिंग मिलेगा। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु सेड दिस, तो सप्लाई जो है वो अपनी ओन डिमांड क्रिएट करता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? जेबी से के द्वारा इसको कहा गया था। एंजल लॉ स्टेट्स द रिलेशन बिटवीन, तो एंजल लॉ क्या बताता है? किनके बीच में जो रिलेशन है वो दर्शाता है। तो इसमें क्वांटिटी जो है डिमांड की, उसके क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है उसका रिलेशन इनकम जो है कंज्यूमर की, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो दर्शाता है आपका एंजल लॉ। What does ECS in बैंकिंग ट्रांजैक्शन स्टैंड फॉर? ECS जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, तो जो रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफाई करी जाती हैं इंडस्ट्रीज वो होती हैं आपकी एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। हु प्रपाउंडेड द मार्केट लॉ, मार्केट लॉ किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो इसमें जेबी से ही आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर रहेगा। एन एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन मेड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड इज कॉल्ड, तो कोई खर्चा जो आपसे हो गया है और आप उसको रिकवर नहीं कर पा रहे तो वो क्या बोला जाता है? वो आपका संक कॉस्ट हो जाता है। बैंक डिपॉजिट्स दैट कैन बी विड्रॉन विदाउट नोटिस आर कॉल्ड, तो जो बैंक में डिपॉजिट किए जाते हैं जो कि विड्रॉ किए जा सकते हैं बिना किसी नोटिस के, उसको हम डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, जो प्राइम कॉस्ट होती है वो किसके बराबर होती है? तो वो होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट के बराबर।
इफ द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद द हायर लेवल ऑफ इनकम इट शैल बी कॉल्ड। तो अगर टैक्स रेट जो होते हैं वो बढ़ते हैं इनकम के साथ तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, आपका टैक्स बढ़ रहा है, तो आपका प्रोग्रेस हो रही है। जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी प्रोग्रेस होगी, तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स आपका होता है। कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन, जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है इकोनॉमी में, जो कैपिटल है, अब आप इस चीज को इससे याद रखें कि अगर आपकी कैपिटल है, जो आपके पास पैसा है, अगर वो फॉर्म हो रहा है, वो बढ़ रहा है, तो उसका क्या मतलब होता है, वो होती है आपकी टोटल सेविंग। जो आप सेव कर रहे हैं वो आपका कैपिटल होता है। आपने 50 रुपये अगर बचाए आपकी सैलरी में से, तो वो आपका कैपिटल हो जाएगा। फिर अगर आपने नेक्स्ट मंथ फिर 50 रुपये बचाए तो आपके टोटल 100 रुपये क्या हो गए, वो आपका कैपिटल हो गया। तो टोटल सेविंग्स जो होती है वो आपकी कैपिटल फॉर्मेशन में होती है। इनकम जो होती है उसमें आपका एक्सपेंडिचर भी होता है, तो उसको हम कैपिटल नहीं बोल सकते। इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स डिमांड फॉर कॉफी विल, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। दोनों आपकी पैरेलल लेवल की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कॉफी और टी, ये दोनों आपके पैरेलल लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर किसी एक चीज का प्राइस बढ़ेगा, जैसे कि टी का अगर प्राइस बढ़ रहा है, जो हमने एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, तो अगर टी का प्राइस बढ़ेगा, चाय का प्राइस बढ़ेगा, तो जो कॉफी की डिमांड है वो क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी चीज का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ती है। अगर टी का प्राइस कम हो गया तो लोग ज्यादा टी को खरीदेंगे, जिस कारण की वजह से जो कॉफी की डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो ये आपका आंसर है। सी वाटर, फ्रेश एयर ETC आर रिगार्डेड इन इकोनॉमिक्स एज, तो सी वाटर और जो फ्रेश वाटर होता है, ये क्या, फ्रेश एयर जो होती है ये क्या होता है, ये फ्री गुड्स होते हैं। सी वाटर के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं कर सकता। आप जो एयर ले रहे हैं, फ्रेश एयर है, उसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं करता, ये आपका फ्री गुड होता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिंकिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई टू, जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं वो किस पे अप्लाई होते हैं, तो इसमें ऑल फील्ड ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट के फील्ड्स होते हैं उस पे सब पे आपका रिटर्न अप्लाई होता है। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स, प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, तो प्रोडक्शन का क्रिएटिंग यूटिलिटी जो होती है, किसी भी अगर आप यूटिलिटी को बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपका प्रोडक्शन होता है। इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज, तो इन्फ्लेशन हमने आपको बताया, इन्फ्लेशन क्या होता है, जब सप्लाई जो होती है वो कम होती है और डिमांड हाई होती है, तो उसमें क्या होता है, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन कब होता है, जब जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या हो जाती है, इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। जब सप्लाई हमारी कम रहेगी और डिमांड हाई रहेगी तो उसमें इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है सप्लाई कम होने की वजह से उसका प्राइस बढ़ जाता है। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा और डिमांड भी ज्यादा है उसकी, तो उसमें क्या होगा, वो इन्फ्लेशन का कारण होता है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम इज एसोसिएटेड विद, गोल्डन हैंडशेक स्कीम क्या होती है, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट से रिलेटेड आपकी गोल्डन हैंडशेक स्कीम हो जाएगी, जिसमें जो आपका टाइम पीरियड फिक्स होता है, उससे पहले आपको कुछ मनी के थ्रू जो रिटायरमेंट होती है वो आपकी वॉलंटरी रिटायरमेंट हो जाती है। हाउ विल अ रिडक्शन इन बैंक रेट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, तो जो बैंक रेट है अगर वो कम हो जाता है, बैंक रेट रिड्यूस होता है, रिडक्शन होता है, तो जो क्रेडिट है उसकी अवेलेबिलिटी में क्या होगा, जो क्रेडिट है वो इंक्रीज हो जाएगा आपका। ग्रेशम्स लॉ इन इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू, तो ग्रेशम का जो नियम है, ग्रेशम्स लॉ है इकोनॉमिक्स में, वो किस चीज से रिलेटेड होता है, तो ये आपका रिलेटेड होता है सर्कुलेशन ऑफ करेंसी से। व्हाट इज रेफर्ड टू एज डिपॉजिटरी सर्विस, तो डिपॉजिटरी सर्विस जो होते हैं ये क्या होती है, डिपॉजिट जिसमें आ गया, इससे आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि डिपॉजिट क्या हो गया, जो भी आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट करी जा रही है एजेंसी के द्वारा, एक एजेंसी रहेगी जो आपकी सेफगार्ड करती है, सेफ कीपिंग करती है सिक्योरिटीज का, उसको डिपॉजिटरी सर्विस बोला जाता है। द टर्म ग्रीन GNP एम्फेसाइजेस, तो ग्रीन GNP जो होता है आपका, GNP जो है ये किस चीज पे एम्फेसाइज करता है, जोर देता है, तो GNP अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शंस में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर GNP का फुल फॉर्म की हम बात करें तो GNP की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम ग्रॉस नेशनल इनकम से रिलेटेड भी मानते हैं। तो ग्रॉस नेशनल इनकम हो गई या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर देता है। द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इंपोर्ट इज डिफाइंड एज, तो जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हमको विजिबल है,
उसमें जो डिफरेंस जो होता है उसको क्या कहेंगे, उसको क्या बोला जाता है, तो वो हो जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। वो आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी ट्रेड, क्योंकि आपको एक्सपोर्ट भी पता है और आपको इंपोर्ट भी पता है। तो ये टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स के सेट 3 के। अब हमारे 2 टेस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन है, हाउ विल अ रिडक्शन इन बैंक रेट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अभी हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था कि अगर बैंक रेट जो होते हैं वो रिडक्शन होता है, उनका रिड्यूस होते हैं, तो अवेलेबिलिटी जो होती है क्रेडिट की वो क्या होगी, वो आपको बताना है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है टेस्ट का वो है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थिंकिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिजल्ट रिटर्न्स अप्लाइड टू। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोनों क्वेश्चंस हमने आज के सेट में कवर किए थे। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, तो आप उसको एक बार जरूर चेकआउट करें। धन्यवाद।